हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 27। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपका हिंदी का अध्याय नंबर 11 और दोस्तों ये आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका नाम है इस अध्याय का विविध, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अलंकार एवं अपादान कारक, पठन में रुचि का विकास करने की विधियां, साधन, यहाँ पे सहायक साधनों का महत्व देखना हमें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अलंकार से। सबसे पहले हम जानते हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। तो दोस्तों अगर कभी कभी आपसे अलंकार का संधि विच्छेद भी पूछ लेता है तो ये होता है अलम धन कार। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब हम देखेंगे अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार इसमें पहला है, जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि परिभाषा क्या कह रही है। जहाँ पर एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ देखिए पहले उदाहरण में ता व्यंजन और दूसरे उदाहरण में चा एक से अधिक बार आए हैं, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अभी आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए तरन में भी था, तनुजा में भी था, तट में भी था और तमाल में भी था, तरवर में भी था। तो यहाँ पे एक से अधिक यानी कि दो से अधिक बार यहाँ पे आप देखेंगे, दो या दो से अधिक की बात इसमें कहा गया था। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड की बात हो रही है। और देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, चारु चंद्र की चंचल, ये भी आपका दो या दो से अधिक बार आया है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लियर? आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरा आपका यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग अनुप्रास अलंकार देख रहे थे तो वहाँ पर एक ही वर्ड दो या दो से अधिक बार की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वर्ड की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर हमारे शब्द की बात की जा रही है। दो या दो से अधिक बार अगर शब्द आता है और उसका जो अर्थ है वो भिन्न हो तो ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यहाँ पे देखेंगे या खाए बौरा यानी कि धतूरा खाने से भी बौरा जाते हैं और सोना पाने से भी। यहाँ पे इसका सेंस यही है। तो यहाँ पर दोनों कनक का अर्थ दो बार यूज हुआ है और दोनों बार अलग अलग अर्थ निकला। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार। आगे हम देखें, अब यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोस्तों इसका जो पूरा दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका श्लेष अलंकार है, यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। यहाँ देखेंगे हम ध्यान से, इस पानी का पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। तो यहाँ पर पहले पानी का क्या अर्थ है? पहले पानी का अर्थ है चमक से,
यानी कि मोती की चमक से है, और दूसरे पानी का अर्थ यहाँ पर मनुष्य के सम्मान से यानी कि इज्जत से, और यहाँ पे तीसरे पानी का अर्थ है चूने के लिए जल से, यानी कि अगर चूना का पानी सूख जाता है, अगर वो एक बार गीला किया गया उसका पानी सूख गया तो वो फिर यूज करने लायक नहीं रह जाता। क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ पे आपके नंबर 4 अलंकार है आपका उपमा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की उससे अधिक प्रसिद्ध तथा प्रचलित वस्तु से गुण, धर्म या स्वरूप और आधार पर समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, जिसकी समानता किसी दूसरे से की जाती है। क्लियर। यहाँ पे क्या करना है, समानता अगर की जा रही है तो वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। किसके आधार पर, गुण, धर्म और स्वरूप के आधार पर। क्लियर। तो उसे उपमेय, और यहाँ पर हम देखेंगे जिसकी समानता किसी दूसरे से की जाती है तो उसे उपमेय, और जिससे की जाती है वो क्या होता है, उपमान होता है। क्लियर। आगे हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये जो उपमा है इसके 4 अंग होते हैं। इन हमें उपमा अलंकार को समझने के लिए इसके ये चारों अंग को समझना पड़ेगा। क्लियर। अभी आप इसका उदाहरण देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पे दोस्तों ये जो सरिस है इसी से हम उपमा अलंकार की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो मन है वो उपमेय है, और पीपर पात क्या है, उपमान है, और सरिस वाचक शब्द है, और डोला साधारण धर्म है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें जो आपका उपमेय है, उपमान है, और वाचक शब्द है, और साधारण धर्म, ये चारों आपके यहाँ पे देखिए यूज किए गए हैं, और ये आपको समझ में भी आएंगे। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से देखिए कितने अच्छे ढंग से बताया गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला में जो मन है वो उपमेय है, जो पीपर पात है वो उपमान है, सरिस वाचक शब्द है, और डोला साधारण धर्म है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे रूपक अलंकार। यहाँ देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके पहले जब हम लोग उपमा अलंकार देख रहे थे तो वहाँ पर उपमेय और उपमान 2 अलग चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर सीधे उपमेय और उपमान को एक साथ कर दिया जा रहा है, यानी कि इसमें अब कोई भेद नहीं दिख रहा है। तो आगे हम देखेंगे, इसका जब उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए, हरि मुख मधुर मयंक। यहाँ देखेंगे हरि के मुख को मयंक का रूप दिया गया है, यानी हरि का जो मुख है वो बिल्कुल चंद्रमा के रूप की तरह है। यहाँ पे उसकी तुलना नहीं की बल्कि चंद्रमा को ही बता दिया गया। क्लियर। आगे हम देखेंगे नंबर 6 पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ समान गुणों के आधार पर उपमेय और उपमान में एकता की कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आता है वहाँ पे आपको बीच में आपको ये शब्द जरूर मिलेंगे, मनो, जनु, जानो, मानो। जैसे इसका उदाहरण हम देते हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सुनोने गात, मनहु नील मणि सैन पर, आतप पर्यो प्रभात। तो दोस्तों यहाँ पर मनहु शब्द आया, या मनु या जनु या जानो। यहाँ इसका उदाहरण और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, हरि मुख मनहु मयंक। देखिए ये शब्द आ गया तो इससे आप आसानी से पहचान सकेंगे कि यहाँ मयंक में हरिमुख की कल्पना की गई है। क्लियर। यानी कि चंद्रमा में हरिमुख की कल्पना की गई है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे मनो, जनो, मानो, जानो ये सारे शब्द आते ही आते हैं। क्लियर। इसमें से कोई एक। अब आपका अलंकार, इसमें आपके जितने भी सिलेबस में वो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम आज देखेंगे इसमें कारक आपका, जिसमें हम लोगों ने देखा कारक और अपादान कारक के विषय में केवल इसमें आपके इस चैप्टर में दिया है। तो चलिए देखते हैं पहले कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। फिर से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अब कारक के क्या होते हैं? 8 भेद होते हैं।
अब हम यहाँ पे देखेंगे आठों भेद के नाम और उनके जो विभक्ति चिन्ह हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर या तुलना भाव में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अहो अजी। आपको दोस्तों यहाँ पे विभक्ति चिन्ह नहीं बल्कि इसके बस भेद पूछेगा और इसमें आप अपादान कारक दें। यहाँ पे देखिए कर्ता ने, जहाँ पे आपको सेंटेंस में ने मिलेगा कर, और जब कर्म कारक रहेगा तो वहाँ पे आपको को मिलेगा। क्लियर। ये आपको याद रहेगा, ये जो विभक्ति चिन्ह है तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे सेंटेंस को। अब हम देखते हैं अपादान कारक क्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से, या इसके पहले हम लोगों ने देखा ना, अपादान से या अलग होने का भाव जहाँ होता है या तुलना का भाव जहाँ होता है, जिसका भाव अलग होने, डरने और शर्माने से है। जैसे यहाँ देखेंगे उदाहरण, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या गिरता है, मैं शेर की दहाड़ से डर गया। तो यहाँ पर देखिए से आ रहा ना, अपादान से, यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे डर का भी भाव आ रहा है और वृक्ष से जब पत्ता गिरेगा तो वृक्ष से अलग हो रहा ना, एक अलग होने का भाव आ रहा है। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा अपादान कारक। अब दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा जो इसमें टॉपिक था कि पठन में रुचि का विकास करने की विधियां कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि ये आपका हिंदी विषय है तो यहाँ पे हिंदी की ही बात होगी। तो पठन या वाचन के प्रति छात्रों की रुचि को विकसित करना प्रारंभिक स्तर से ही अत्यंत जरूरी है। रुचि के बिना बच्चे पठन यानी कि वाचन में प्रवीणता हासिल नहीं कर सकते हैं। बच्चों में पाठन का विकास करने में निम्न विधियां उपयोगी हो सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली विधि क्या है कि अक्षर बोध विधि, यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें हम अक्षर का ज्ञान कराएंगे। बोध का मतलब उनके अंदर समझ विकसित करेंगे कि वो अक्षर को पहचान पाएं। तो अक्षर बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को क्रमानुसार वर्णों का परिचय दिया जाता है और उनको स्वरों का उच्चारण करना सिखाया जाता है। क्लियर। तत्पश्चात व्यंजनों का भी उच्चारण उनको सिखाया जाता है। जब बच्चे वर्णों को पहचान जाते हैं तब उन्हें मात्रा शब्द पढ़ना भी सिखाया जाता है और चित्रों के माध्यम से अक्षर ज्ञान कराते हैं दोस्तों। क्योंकि चित्रों के माध्यम से कराने पे बच्चे जो सिंबल होता है, जैसे हम आ से अनार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो जो सिंबल है उससे बच्चों के दिमाग में जो इमेजिनेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वो चीज़ों को जल्दी सीख लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे चित्र देखने से बच्चों के मन में पठन के प्रति रुचि भी जागृत होती है। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2 पर कविता विधि। बच्चे कविता अथवा गीत को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। शिक्षक कक्षा में कविता का गायन शैली में वाचन कर सकता है, फिर बच्चों को भी अनुसरण करने के लिए कह सकता है। इस विधि को अपनाने से बच्चे शीघ्र ही कविता को याद कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि कविता विधि में क्या होता है कि जब एक शिक्षक कोई भी कविता गा करके अपने छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है तो वो चीज़ें उसी लय उसी तान में छात्र भी दोहराते हैं, जिससे क्या होता है वो चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं और साथ ही साथ वो उन्हें लर्न भी आसानी से हो जाता है। क्लियर। 3 पर कहानी विधि। कहानी सुनने में बच्चों की बड़ी रुचि होती है, अतः शिक्षक को इस विधि को अपनाते हुए चार्ट अथवा चित्रों के द्वारा छोटे छोटे वाक्यों में बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों, जब बच्चों को कहानी सुनाओ तो वो बड़े ही चाव से सुनते हैं और उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर उन्हें बोध भी हो जाएगा। किसी भी टॉपिक पर अगर हम बात करें, उन्हें किसी भी चीज़ के विषय में जानकारी देनी है या फिर उन्हें अच्छी आदतों का उनके अंदर विकास करना है, तो कहानी विधि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। और साथ ही हमें पढ़ाना है तब भी हम कहानी विधि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 4 पर है वर्णोच्चारण विधि। छात्रों के वाचन या पाठ यहाँ पे पठन में
रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को प्रत्येक वर्ड को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, फिर उसका उच्चारण करना चाहिए। बच्चे शिक्षक के उच्चारण का अनुकरण करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे वर्णोच्चारण का क्या मतलब है कि जो चीज़ें शिक्षक बोर्ड पर लिखेगा वो उनका उच्चारण करेंगे और उसे सुनकर बच्चे अनुसरण करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे नंबर 5 पर देखो और कहो विधि। इस विधि में सबसे पहले शब्द या संबंधित वस्तु का चित्र दिखाकर शब्द का ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर चित्र के माध्यम से जो छात्र होते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ चीज़ों को पढ़ना और समझना सीख जाते हैं। जो भी चीज़ें शिक्षक दिखाता है, चाहे वो चित्र हो या फिर कोई भी मॉडल हो, उसके माध्यम से छात्र ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको समझते हैं। तो दोस्तों आज आपका ये हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आपको पूरा जितना भी हमने पढ़ाया उसको दोहराते रहना है, रिवीजन करते रहना है, और जो भी आपको चीज़ें समझ में ना आए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर आपका कारक 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कारक का, और पठन क्षमता कैसे विकसित की जाए ये भी आपके 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर? इसी तरह से अब आप अपनी मेहनत जारी रखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से जो आपको कोई भी समस्या हो उसे ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को, जितने भी वीडियोज आप देखें, शेयर कर दिया करिए। और दोस्तों ये आपके लिए मेरे तरफ से एक निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे कि मेरी मेहनत सफल हो और मेरे बहुत सारे भाई बहन इससे लाभान्वित हो पाएँ। तो इसी तरह से अब आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।